ये बात साल 1708 की है। ईश्वर की खोज में भटकते भटकते एक बैरागी माधोदास नांदेड़ पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह भी यही हैं, तो उन्होंने उनसे मिलने की ठानी। जंगलों के रास्ते गुरु से मिलने जा रहे माधोदास को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो बैरागी से एक योद्धा बनने वाले हैं। कुछ देर बाद ही उनका सामना गुरु गोबिंद सिंह से होता है। उन्हें देखते ही गुरु समझ गए कि माधोदास जितने बड़े भक्त हैं, उतने ही बहादुर भी हैं। वो माधोदास बैरागी से बोले, तुम बंदे बहुत बहादुर हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम बंदा सिंह बहादुर होगा, और अब मुगलों के खिलाफ संघर्ष करने की जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें देता हूँ। गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए और पंजाब पहुंचकर सरहिंद पर कब्जा करके वजीर खान की हत्या करने का हुक्म दिया। ना हथियार, ना सेना, ना ट्रेनिंग। एक बैरागी के कंधों पर धर्म को बचाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन गुरु के आशीर्वाद की शक्ति ही कहें कि बंदा 1700 किलोमीटर दूर सरहिंद की फतेह को निकल गई। उस दौर में पंजाब के ज्यादातर हिस्सों पर मुगलों का कब्जा था। मुगल सरदार सिख किसानों का सारा पैसा लूट लिया करते और उन्हें खूब टॉर्चर करते थे। बंदा सिंह बहादुर इन दबे कुचले लोगों के बीच किसी उम्मीद की किरण की तरह पहुंचे। जब उन्होंने मुगलों के सितम से लोगों को आजाद करवाया तो लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए। देखते ही देखते अकेले बंदा के साथ अब 5000 घुड़सवार और 8000 सैनिक आ गए। उनकी सेना ने एक एक करके पंजाब की कई रियासतों को जीत लिया और अब बारी थी सरहिंद की। 22 मई 1710 बंदा की सेना ने सरहिंद पर हमला कर दिया। हमले से पहले उन्होंने ये तय किया था कि सबसे पहले वो तोपखाने को तबाह करेंगे। जब उन्होंने तोपखाने को जलाया तब सरहिंद का सूबेदार वजीर खान खुद जंगे मैदान में आ गया। वही वजीर खान जिसने 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था। वही वजीर खान जिसने गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में चुन दिया था। वही वजीर खान जिसकी हत्या के लिए माधोदास बैराग्य छोड़कर योद्धा बन गए थे। आमने सामने की लड़ाई में सिपाही फतेह सिंह ने वजीर खान के सर पर जोरदार हमला किया, जिससे एक ही झटके में वजीर खान ढेर हो गया। जंगे मैदान में अपने सरदार को ढेर होता देख उसके सैनिक भाग छुटे। इस तरह सिर्फ 20 महीनों में ही बंदा ने गुरु को दिया अपना वादा पूरा कर दिया। सरहिंद फतेह करने के बाद उन्होंने जालंधर, बटाला और पठानकोट को भी फतेह कर लिया। बंदा की खालसा आर्मी आगे बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन फिर इतिहास में एक और मोड़ आया जब 1719 में दिल्ली का बादशाह बना फर्रुखशियार। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने भी बंदा को पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जीते जी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए फर्रुखशियार ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खां को बंदा के पीछे लगा दिया। समद खां के हजारों सैनिक कई महीनों तक पीछा करने के बाद बंदा और उनके साथियों को कैद करने में कामयाब हो गए। इन सभी को दिल्ली की जेल में बंद कर दिया गया और ये लालच दिया गया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। लेकिन तरह तरह से टॉर्चर सहने के बावजूद एक भी सिपाही इसके लिए राजी नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। 19 जून 1716 बंदा को जेल से निकालकर उनके साथियों के सामने एक खुले चबूतरे पर बैठाया गया। जल्लाद ने उनकी गोद में उनके 3 साल के बेटे को बैठाकर उसकी हत्या करने के लिए कहा। इस घटना का जिक्र करते हुए ब्रिटिश भारत के ICS विलियम इरविन अपनी किताब के पेज नंबर 319 पर लिखते हैं कि जब बंदा सिंह बहादुर ने हत्या करने से इनकार कर दिया तब जल्लाद ने उनके बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए और उसका कलेजा निकालकर बंदा के मुंह में ठूस दिया। उसने बंदा की सीधी आंख निकाली, उल्टे पैर को काटा, दोनों हाथों को काटा और आखिर में उनकी भी हत्या कर दी। बंदा सिंह बहादुर के इस दर्दनाक कत्ल के बाद सिख साम्राज्य 12 हिस्सों में टूट गया, जिनसे 12 मिसलें बनी और 6 दशकों बाद इन्हीं में से एक मिसल में पैदा हुआ एक और योद्धा जिसने सिख साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। उसने सिखों को एकजुट किया। कश्मीर से लेकर पंजाब,
पंजाब से लेकर पेशावर, यहाँ तक कि पूरे के पूरे पाकिस्तान पर उसी की सल्तनत चलती थी। उसकी बहादुरी से सतलुज पार बैठे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। 10 साल की उम्र में ही जिसने रणभूमि को जीत लिया था, उस योद्धा का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। इतिहास बताता है कि रणजीत सिंह का जन्म उस दौर में हुआ जब अंग्रेज बंगाल, अवध और मैसूर समेत सतलुज का पूरा वेस्ट बैंक जीत चुके थे। लेकिन महाराजा के डर से सतलुज के इस पार आने की उनकी हिम्मत नहीं थी। यही वजह थी कि उस दौर में भारत के नक्शे पर सिर्फ 2 ही साम्राज्य दिखते थे, पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और दूसरा शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का। एक समय पर सिखों ने वो दौर भी देखा जब उन्हें जंगलों में छिपकर रहना पड़ता था, क्योंकि फर्रुखशियर ने उन्हें देखते ही हत्या करने का फरमान जारी कर दिया था। कभी अफगान तो कभी अब्दाली, बार बार हमलों और कत्लेआम से टूट चुके सिखों में 19 साल के रणजीत सिंह ने नई जान फूंकी थी। इसीलिए तो उन्हें शेर पंजाब कहा जाता था। कैसा था महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य, कैसे बना पंजाब, और क्या हुआ बंदा सिंह बहादुर की हत्या करने वाले फर्रुखशियर का अंजाम? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा देश की राजधानी दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के ननकाना साहिब की तरफ। इतिहास बताता है कि सदियों पहले यहाँ तलवंडी राय भोई नाम का एक गांव बसा था। पास में ही रावी नदी बहती थी। 15वीं सदी में इस गांव में रहने वाले कालूचंद और तृप्ता देवी के घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया नानक। नानक का बचपन अपनी बड़ी बहन नानकी के साथ बीता। जब वो थोड़े बड़े हुए तब घर वाले उन्हें गाय चराने भेज दिया करते थे। गाय चराते चराते वो घंटों ध्यान में रम जाया करते थे। इस तरह कम उम्र में ही उनका आत्मज्ञान जागा और उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। सिख का मतलब होता है शिष्य। नानक बने सिख धर्म के पहले गुरु और तलवंडी राय भोई बन गया ननकाना साहिब। गुरु नानक कहते थे कि ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इसीलिए उन्होंने गुरु का लंगर शुरू किया, जिसमें हर तबके के लोग एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। इस तरह 15वीं सदी में सिख धर्म की शुरुआत हुई, जो न रीति रिवाजों को मानते थे न ही कुप्रथाओं को। सबको बराबरी का दर्जा देने के कारण सिख धर्म मशहूर हो गया और लोग तेजी से इसे अपनाते गए। गुरु नानक जबरदस्ती धर्म बदलवाने के भी बिल्कुल खिलाफ थे और इसी वजह से आगे चलकर सिखों और मुगलों में टकराव होने लगा। इतिहास बताता है कि गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु बने गुरु अंगद सिंह, तीसरे गुरु अमरदास और चौथे गुरु रामदास, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। खुद अकबर गुरु रामदास का मुरीद था और उसे ने अमृतसर बसाने के लिए जमीन भी दी थी। 17वीं सदी में जब गुरु गद्दी पर गुरु अर्जुन देव बैठे, तब दिल्ली का बादशाह बनता है जहांगीर। जहांगीर का एक बेटा था खुसरो। खुसरो ने अगला बादशाह बनने के लिए जहांगीर से बगावत कर दी। उसने गुरु अर्जुन देव से भी मदद मांगी। तब उनके कुछ विरोधियों ने ये झूठी अफवाह फैला दी कि वे खुसरो की मदद कर रहे हैं। ये खबर सुनकर जहांगीर ने उन्हें दिल्ली बुलाया। गुरु अर्जुन देव जानते थे कि खुसरो तो एक बहाना है, असली मकसद तो उन्हें इस्लाम कबूल करवाना है। इसलिए वो जाने से पहले ही गुरु हरगोबिंद सिंह को गद्दी पर बैठा गए। जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्हें जहांगीर के सामने पेश किया गया। जहांगीर ने जबरन उनका धर्म बदलवाना चाहा और जब वो कामयाब नहीं हो सका तो उसने गुरु अर्जुन देव को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने रावी के किनारे एक भट्टी लगवाई। जलती भट्टी पर एक लोहे की कढ़ाई रखी गई और उसमें गुरु अर्जुन देव को बैठाया गया। जहांगीर के जल्लाद इस कढ़ाई में बैठाकर उन पर गरम बालू रेत डाला करते थे। इस सजा को यासा कहते हैं, जिसमें बिना किसी का खून बहाए उसे शहीद करना होता है। 6 दिनों तक ये टॉर्चर सहने के बाद गुरु अर्जुन देव शहीद हो गए। उनके इस दर्दनाक कत्ल के बाद गुरु हरगोबिंद सिंह ये समझ गए थे कि अगर धर्म को बचाना है तो हथियार उठाना ही होगा। 15 जून 1606 को उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों की एक फौज बनाई जिसे खालसा सेना कहा जाता है। खालसा का मतलब होता है पवित्र, यानी कि वो सेना जो धर्म की पवित्रता की रक्षा करती है।
अब जहांगीर हो, शाहजहां हो या हो औरंगजेब, खालसा आर्मी ने हमेशा मुगलों की नाक में दम करके रखा। इधर गुरु हरगोबिंद के बाद गुरु हरराय और फिर गुरु हरकिशन ने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया, जो सिर्फ 5 साल की उम्र में ही गुरु बन गए थे। मार्च 1665 गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु बने, जिन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। इतिहास बताता है कि उनके गुरु बनने से ठीक 7 साल पहले ही अपने पिता को जेल में ठूंसकर और भाई की हत्या करके औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बादशाह बनते ही पूरे भारत में जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाया जाने लगा। इससे परेशान होकर कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आनंदपुर साहिब पहुंचे। गुरु ने पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाकर कह दो कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म बदल दिया और अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हम भी कर लेंगे। जब औरंगजेब तक ये पैगाम पहुंचा तो उसने इसे चैलेंज की तरह लिया और गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवा लिया। गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों को कैद करके दिल्ली लाया गया। औरंगजेब ने उन्हें डराने की कोशिशें शुरू कर दी। उसने उनके सामने भाई मतीदास को आरे से चिरवाया, भाई दयाला को उबलते पानी में डलवा दिया और भाई सतीदास को जिंदा जला दिया। लेकिन फिर भी वो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल नहीं करा सका। तब गुस्से में आकर उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर का शीश कटवा दिया। आज इसी जगह पर शीशगंज गुरुद्वारा बना है, लेकिन उस समय औरंगजेब ने उनका अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया था। अपने पिता की हत्या के बाद गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने। उन्होंने भी जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन झुके नहीं। जब उनकी मुलाकात बंदा सिंह बहादुर से हुई तो उन्होंने बंदा को सिखों का रक्षक बनाया और लोगों को दिया पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। बंदा सिंह बहादुर ने जो सिख साम्राज्य बनाया था वो उनकी शहादत के बाद 12 मिसलों में बंट गया। उधर दिल्ली में चल रही सत्ता की जंग ने बंदा सिंह के हत्यारे फर्रुख शियार को भी निगल लिया। मराठों की मदद से सैयद भाइयों ने उसे कैद करवाकर उसकी आंखें फुड़वा दी। कई सालों की सियासी उठापटक के बाद 1733 में जब बहादुर शाह जफर दिल्ली के बादशाह बने, तब उन्होंने सिखों से संधि करने की कोशिश की। उन्होंने सिखों के लीडर कपूर सिंह को नवाब की उपाधि से नवाजा। नवाब कपूर ने सिखों को एक करने के लिए दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा को 2 हिस्सों में बांटा गया, बुढ़ा दल और तरुण दल। बुढ़ा दल में 40 की उम्र से ऊपर के अनुभवी लोग होते थे और तरुण दल में 40 से कम उम्र के लोग। बुढ़ा दल का काम धर्म का प्रचार प्रसार करना और सिख गुरुद्वारों की रक्षा करना होता था। वहीं तरुण दल एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहता था। बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद जो 12 मिसलें बनी थी, उन पर इन्हीं का राज था। इन मिसलों के सरदारों को मिसलदार कहा जाता था। कोई भी मिसलदार जब किसी इलाके को जीत जाता तो जीती गई जमीन का हिसाब बकायदा हरमंदिर साहिब में जाकर लिखवाता और दस्तावेज तैयार करवाता था। मिसल का मतलब होता है बराबर। इनका राजकाज बिल्कुल रियासतों जैसा ही था। 18वीं सदी के आखिर तक ये मिसलें यूं ही चलती रही, लेकिन फिर इतिहास ने एक और मोड़ लिया जब सुक्कर चकिया मिसल में जन्म होता है महाराजा रणजीत सिंह का। आज जहां पाकिस्तान का गुजरांवाला शहर है, वहां कभी सुक्कर चकिया मिसल हुआ करती थी। रावी और चेनाब के बीच होने के कारण ये रियासत काफी समृद्ध थी। 13 नवंबर 1780 को यहाँ के मिसलदार महान सिंह और रानी राजकौर के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया बुद्धा सिंह। बचपन में ही बुद्धा को चेचक हो गया, जिसके कारण उनकी एक आंख चली गई। लेकिन इस बात पर अफसोस करने के बजाय बुद्धा घंटों घंटों मैदान में तलवारबाजी किया करता था। महज 10 साल की उम्र में ही वो अपने पिता के साथ जंगी मैदान में उतरा। पहली लड़ाई में ही बुद्धा ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। रणभूमि में उसका पराक्रम देख पिता ने बेटे को रणजीत नाम दिया। लेकिन 2 साल बाद ही महान सिंह का देहांत हो गया। तब महारानी राजकौर और दीवान लखपत राय ने रणजीत को राजगद्दी पर बैठाया और इस तरह 12 साल की उम्र में ही रणजीत बन गए महाराजा रणजीत सिंह। कहते हैं कि दुश्मनों ने कई बार उन्हें मरवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया।
15 साल की उम्र में उनकी शादी 13 साल की मेहताब कौर से हुई। कहते हैं कि मेहताब कौर कन्हैया मिसल के सरदार गुरुबख्श सिंह और रानी सदा कौर की इकलौती बेटी थी। सरदार गुरुबख्श सिंह महाराजा रणजीत सिंह और उनके पिता के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। तब सदा कौर को कन्हैया मिसल का राजकाज सौंपा गया। सदा कौर काफी समझदार थीं। शांति बहाल करने के लिए उन्होंने सुक्कर चकिया मिसल से संधि की और महाराजा रणजीत सिंह से अपनी बेटी की शादी करवा दी। इधर 18 साल की उम्र में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मां को भी खो दिया और उनकी दीवान की भी हत्या कर दी गई। मेहताब कौर भी उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाई। जब वो पूरी तरह अकेले पड़ गए तब सदा कौर ने उनका साथ दिया। हुआ यूं कि 1798 में अफगानी सुल्तान शाहजमान ने 30,000 सिपाहियों की सेना के साथ पंजाब पर धावा बोल दिया। इससे पहले सिखों ने अब्दाली का हमला देखा था, इसीलिए सारे सिख मुखिया अफगानों से लड़ने से डरते थे। तब सदा कौर ने अमृतसर में सरबत खालसा को इकट्ठा किया और सिख मिसलदारों से कहा, खालसा जी, अगर आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है तो मैं पंजाब की आन के लिए लड़ते लड़ते जान दे दूंगी। उनकी इस बात ने सिखों में जोश भर दिया। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को सिख सेना की कमान दी। एकजुट होकर हजारों सिख अफगानों पर टूट पड़े और शाहजमान को पंजाब से खदेड़ दिया। इस जीत से रणजीत सिंह सिखों के बीच एक योद्धा बनकर उभरे, लेकिन उन्हें असली पहचान तब मिली जब उन्होंने 1799 में लाहौर को फतेह कर लिया। महज 19 साल के युवा राजा की इस जीत में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सदा कौर का ही था। 7 जुलाई 1799 महाराजा रणजीत सिंह ने चेत सिंह को हराकर लाहौर किले में कदम रखा, जहां उन्हें शाही तोपों की सलामी दी गई। उस वक्त लाहौर की ज्यादातर जनता मुसलमान थी और रणजीत सिंह नहीं चाहते थे कि मुसलमान खुद को अलग थलग महसूस करे। इसीलिए किले में घुसते ही सबसे पहले वो बादशाही मस्जिद गए। उन्होंने ये ऐलान करवाया कि मस्जिदों को सरकारी मदद मिलती रहेगी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी सोने से मढ़वाया। इस वजह से हिंदू भी उनके मुरीद हो गए। यही कारण था कि साल 1800 में जब रणजीत सिंह ने खुद को महाराजा ऑफ पंजाब घोषित किया तो मंदिरों में पूजा हुई, गुरुद्वारों में प्रार्थना और मस्जिदों में इबादतें की गई। उन्होंने हर धर्म के लोगों का सम्मान किया, इसलिए सबने उनकी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और ठीक 2 साल बाद यानी कि 1802 में अमृतसर को भी जीत लिया। अमृतसर वो शहर जहां सिखों का सबसे पवित्र मंदिर हरमंदिर साहिब था। अमृतसर को फतेह करने के बाद उन्होंने सबसे पहले हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और वाहेगुरु जी का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर का रिनोवेशन शुरू करवाया। उन्होंने संगमरमर से कारीगरी करवाई और 750 किलो सोने से मंदिर को मढ़वाया। इस तरह हरमंदिर साहिब बन गया स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल। उनके साम्राज्य में सिक्कों को भी नानक शाही कहा जाता था, जिन पर फारसी में लिखा होता था, अपने साम्राज्य, अपनी विजय और अपनी प्रसिद्धि के लिए मैं गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह का ऋणी हूँ। वो एक एक करके सभी मिसलों को जीतते जा रहे थे। यही कारण था कि पटियाला, नाभा और जींद के मिसलदारों को ये लगने लगा था कि आने वाले दिनों में रणजीत सिंह उन पर भी हमला कर देंगे। इसीलिए ये सब पहुंचे अंग्रेजों के पास। इधर अंग्रेजों को भी महाराजा की बढ़ती ताकत का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने संधि का न्योता भेजा। 1 जनवरी 1806 महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी पर सिग्नेचर हुए और ये तय हुआ कि ना वो ब्रिटिश आर्मी पर हमला करेंगे और ना ही ब्रिटिश आर्मी उन पर। दोनों ने सतलुज को बॉर्डर बनाया और तय हुआ कि दोनों ही सतलुज को पार करके एक दूसरे के इलाके पर कब्जा नहीं करेंगे। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। 1818 में उन्होंने मुल्तान और पेशावर को जीता। 1819 में कश्मीर को। अफगानिस्तान की सरहद तक वो जितना इलाका जीत सकते थे जीतते गए और सिख साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी उनका सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन। इतिहास बताता है कि उनकी आर्मी में 80,000 ताकतवर सैनिक थे। नेपोलियन को छोड़ने के बाद बहुत से डच, फ्रेंच
और पुर्तगाली आर्मी कमांडर ने भी उनकी आर्मी को ज्वाइन किया था। उस वक्त उनकी आर्मी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी थी। अपनी किताब द सिक्स एंड द सिख वॉर के प्रीफेस में सर चार्ल्स कफ और आर्थर इनेस ने लिखा था, भारत की जमीन पर वोडेवोश की लड़ाई में फ्रांसीसियों के बाद सिखों से ज्यादा कड़े प्रतिद्वंदियों से हमारा सामना नहीं हुआ। 42 साल के रणजीत सिंह के शासनकाल में उनकी सेना ने बुलंदियों की कई ऊंचाइयों को छूते हुए कई जीत दर्ज की। उन्होंने हर धर्म के बुद्धिमान लोगों को अपने दरबार में जगह दी थी। उनके प्रधानमंत्री ध्यान सिंह हिंदू थे, विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन मुस्लिम और फाइनेंस मिनिस्टर दीनानाथ ब्राह्मण थे। मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में बताया कि महाराजा इतने ताकतवर हो चुके थे कि रशियन, नेपाल के राणा, मराठा सरदार, यहाँ तक कि हैदराबाद के निजाम भी उनसे दोस्ती करना चाहते थे। उनके साम्राज्य की धरती उपजाऊ थी, इसीलिए जनता से अच्छा खासा टैक्स उन्हें मिलता था। ऊपर से ये हथियार भी खुद ही बनाते थे। महाराजा रणजीत सिंह खुद एक बहुत ही काबिल आर्मी कमांडर थे। उनका साम्राज्य पश्चिम में खैबर दर्रे से अफगानिस्तान के माउंटेन रेंज के साथ साथ साउथ में हिंदू कुश, दर्दिस्तान और नॉर्थ रीजन में चित्राल, स्वात और हजारा घाटियों तक फैला हुआ था। महाराजा कभी स्कूल नहीं गए, वो न पढ़ सकते थे न लिख सकते थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से बड़े अदब से पेश आते थे। एक बार एक फ्रेंच ट्रैवलर विक्टर जैकमा उनके दरबार में पहुंचा। उसने अपनी किताब अ जर्नी टू इंडिया में लिखा कि महाराजा ने उससे भारत, ब्रिटेन, यूरोप और नेपोलियन के बारे में करीब 1 लाख सवाल पूछ डाले। उनके साथ हमेशा ट्रांसलेटर रहा करते थे, जो उन्हें फारसी, पंजाबी या हिंदी में सारे कागज पढ़कर सुनाते थे। महाराजा रणजीत सिंह किसी की भी जान लेने के सख्त खिलाफ थे और जंगे मैदान को छोड़कर उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा। उन्होंने अपने राज्य में मृत्युदंड को भी बैन कर रखा था। वार के बजाय प्यार से काम बनाने की कोशिश में ही उन्हें कई सारी शादियां करनी पड़ी। उनकी कुल 46 रानियां थी। कहते हैं कि जब वो 22 साल के थे तब उनका दिल 13 साल की एक लड़की मोहरान पर आ गया। सरबप्रीत सिंह अपनी किताब द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया में लिखते हैं, उस नाचने वाली लड़की के परिवार में एक प्रथा थी कि होने वाले दामाद को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वो अपने ससुर के घर चूल्हा जलाएगा। महाराजा रणजीत सिंह ने मोहरान से शादी के लिए ये भी किया, जिससे सिख नाराज हो गए और अकाल तख्त ने उन्हें 108 कोड़े मारने की सजा सुनाई। राजा होने के बावजूद उन्होंने इस सजा को स्वीकार कर लिया। ये देख अकाल तख्त ने सिर्फ 1 कोड़ा मारने का हुक्म दिया, जो चमड़े की बजाय रेशम से बना था। इस तरह रणजीत सिंह ने मोहरान से शादी की और उसके लिए एक मस्जिद भी बनवाई, जिसे आज मस्जिद मोहरान कहते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये घटना तब की थी जब वो 50 साल के थे और तब उन्होंने 18 साल की गुलबहार से शादी करने के लिए ऐसा किया था। खैर, इतिहास की माने तो कोहिनूर भी महाराजा रणजीत सिंह के पास ही था। ये हीरा उन तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं कि नादिर शाह से होते हुए कोहिनूर शाह सूजा तक पहुंचा, जो 1812 में अफगानिस्तान का सुल्तान था। कश्मीर के सूबेदार अतो मोहम्मद ने शेरगढ़ के किले में उसे कैद कर लिया। तब उसकी बेगम ने महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। महाराजा ने शाह सूजा को आजाद करवा लिया, तो बदले में बेगम से उन्हें ये हीरा मिला। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली और दशहरे या फिर किसी बड़े त्योहार के मौके पर अपनी बाह में बांध कर निकलते थे। जब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता तो उसको ये हीरा खास तौर पर दिखाया जाता। जब भी वो मुल्तान, पेशावर या किसी दूसरे शहर के दौरे पर जाते तो कोहिनूर उनके साथ जाता था। महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब सबसे ज्यादा फला फूला। इतिहास में देखा जाए तो पंजाब के नाम का जिक्र सबसे पहले इब्न बतूता के आर्टिकल्स में मिलता है, जो 14वीं सदी में यहाँ आया था। 16वीं सदी आते आते ये ही नाम फेमस हो गया। तारीख शेर शाही किताब में भी पंजाब का ये ही नाम मिलता है। पंज यानी कि 5 और आप यानी कि पानी, इसीलिए फारसी में इसे पंजाब कहते थे। दूसरी तरफ संस्कृत में इसे पंचनद राज्य कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास और सतलुज 5 नदियां बहती थी।
महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब 3,57,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, जो आज के जर्मनी के बराबर था। उनके राज्य में सब कुशल मंगल था, लेकिन 1835 में कहानी में फिर से एक मोड़ आता है। 17 अप्रैल को उन्हें पैरालिसिस अटैक आया और उनके जिस्म के दाएं हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर मैकग्रेगर ने कहा, महाराजा किसी भी कीमत पर कड़वी दवाई नहीं खाना चाहते थे। उन्होंने अपना दैनिक कार्यक्रम भी नहीं बदला। तेज बुखार में भी वो रोज सुबह पालकी में बैठकर नदी किनारे चले जाते थे और फिर लौटकर दरबार में लोगों की शिकायतें सुनते थे। लेकिन 1837 में उन्हें फिर एक बार पैरालिसिस अटैक आया और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह ने अंतिम सांस ली। जब उनके बेटे और उत्तराधिकारी खड़क सिंह ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी, तब उन्हें 108 तोपों की आखिरी सलामी दी गई। उनके साथ ही उनकी 4 रानियां भी सती हो गईं। उनके प्रधानमंत्री ध्यान सिंह ने 4 बार उनकी चिता में कूदने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। 2 दिनों बाद जब उनकी अस्थियां लाहौर की सड़कों से गुजरी, तब सारे लोग सड़कों पर उमड़ आए और फूल बरसाने लगे। ये शेर पंजाब की आखिरी विदाई थी। लेकिन सवाल ये आता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जिस पंजाब को एक किया था, जिस सिख साम्राज्य को इतना ताकतवर बनाया था, वो टूटा कैसे? जिन लोगों को महाराजा ने बड़े प्यार से एक साथ रखा, वो एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन गए? पाकिस्तान को बनाने के लिए पंजाब को ही क्यों तोड़ा गया? और इस पूरी पिक्चर में खालिस्तान कहां से आया? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अगली रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल आप हमें ये बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपने सुझाव हमें इस मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही कहानियां 1 मिनट में देखने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।